हेलो हेलो। चलिए, शुरू करें। गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सब? ऑनलाइन गाइस क्विकली कंफर्म करेंगे, आवाज, स्क्रीन, एवरीथिंग इज फाइन। सॉरी, थोड़ा गला खराब है आज, तो आवाज और एनर्जी थोड़ी कम है। क्या बोला? चलो चलो चलो, लेट अस बिगिन। 1.4.3 लॉ ऑफ प्रोडक्शन। लॉज ऑफ प्रोडक्शन में अपन क्या पढ़ रहे थे? दो अलग अलग लॉज। एक था अपन ना लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और दूसरा लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। उसमें से लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन अपन ने कवर किया था, राइट? पूरा एग्जाम्पल देख करके कैसे क्या होता है वो सब कुछ चीज़ें अपन ने कवर की थी। उसका जो ग्राफ था, डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन, वो भी अपन ने कवर किया था। टोटल प्रोडक्ट, जस्ट तो एक क्विक रिवाइज करने के लिए, टोटल प्रोडक्ट क्या होता है? पहले बढ़ता है, बढ़ते 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 एक पॉइंट पे जाके कांस्टेंट हो जाता है और वहां से फिर गिरने लगता है। टोटल प्रोडक्ट क्या है? इट इज नथिंग बट समेशन ऑफ माय मार्जिनल प्रोडक्ट, राइट? और एवरेज प्रोडक्ट भी पहले बढ़ता है और फिर बाद में गिरने लगता है। अभी नीचे जो अपने को मेन पॉइंट्स जो दिए हुए हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। आप लोग जो है वो जो डायग्राम है वहां पर, वो डायग्राम देखिए, डायग्राम देखिए, और मैं जो है उसके नीचे का एक्सप्लेनेशन पढ़ता हूं। देखिए वही चीज़ बरोबर आपको समझ में आ रही है या नहीं। फर्स्ट, इन द फर्स्ट स्टेज, देखो ये डायग्राम को उन्होंने डिवाइड किया है 3 स्टेजेस में, ठीक है? ये जो पूरा हो रहा है ना अपना टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, उसको 3 स्टेजेस में डेवलप किया है, सॉरी डिवाइड किया है। फर्स्ट स्टेज में क्या हो रहा है? टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट तीनों भी इंक्रीज हो रहे हैं क्या? बट एट द एंड ऑफ फर्स्ट स्टेज मार्जिनल प्रोडक्ट स्टार्ट्स टू डिक्लाइन। जहां पर क्या है? एंड ऑफ फर्स्ट स्टेज है, एंड ऑफ फर्स्ट स्टेज के थोड़ा पहले से इनफैक्ट वो क्या होना चालू हो जाता है? डिक्रीज होना चालू हो जाता है। फर्स्ट स्टेज एंडेड व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू एवरेज प्रोडक्ट। जहां पर मेरा फर्स्ट स्टेज खत्म होता है वहां पर मेरा क्या? मार्जिनल और एवरेज प्रोडक्ट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, दैट इज टू से इक्वल रहता है, ठीक है? सेकेंड स्टेज की बात करें तो सेकेंड स्टेज में टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है, राइट? बट इंक्रीज विथ अ डिक्रीजिंग रेट या डिमिनिशिंग रेट। एवरेज प्रोडक्ट क्या हो रहा है सेकेंड स्टेज में? गोज ऑन डिमिनिशिंग ऑल्सो। मार्जिनल प्रोडक्ट भी क्या हो रहा है? डिक्रीज ही हो रहा है। सेकेंड स्टेज के एंड पर टोटल प्रोडक्ट कहां पहुंच जाता है? उसके मैक्सिमम पर। और जिस पॉइंट पर टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम रहेगा उस पॉइंट पर मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो जाता है? जीरो, क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्ट ही ऐड कर रहा था ना टोटल प्रोडक्ट में।
MP is 0, it intersects the x axis. और थर्ड स्टेज जो है वो क्या है, टोटल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट गो ऑन डिमिनिशिंग, एवरेज भी गिरता है, टोटल प्रोडक्ट भी गिरने लगता है, और मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो जाता है, निगेटिव. सो द मार्जिनल प्रोडक्ट क्रॉस्ड द एक्स एक्सिस. मार्जिनल प्रोडक्ट इंटरसेक्ट्स द एवरेज प्रोडक्ट व्हेन द एवरेज प्रोडक्ट इज मैक्सिमम. एक और चीज, मार्जिनल प्रोडक्ट जिस पॉइंट पर एवरेज प्रोडक्ट को कट करता है ना, ये वाला, उस पॉइंट पर एवरेज प्रोडक्ट क्या है मेरा, मैक्सिमम है. ठीक है, उस पॉइंट पर एवरेज प्रोडक्ट मेरा मैक्सिमम है. लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स ऑल्सो. ये लॉ इन्होंने जो एग्जाम्पल लिया है वो एग्रीकल्चर लेकर के बताया था, बट सिर्फ एग्रीकल्चर को एप्लीकेबल नहीं होता, इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर सबको एप्लीकेबल होता है. राइट. अब ये जो होता है ये ऐसा क्यों होता है, ये अपन ने रीजन पूरा वो जो एग्जाम्पल देखा था उसमें एक एक देखा था. इन्होंने भी कुछ थेरोटिकल रीजंस उसके दिए हैं. पहला, ऑल यूनिट्स आर नॉट होमोजीनियस. वो बोलते हैं कि लेबर, जैसा अपन ने एक मशीन पे लेबर ऐड करते गए तो हर एक लेबर की प्रोडक्टिविटी या इफिशियंसी सेम नहीं रहती. राइट. हर किसी की एबिलिटी अलग अलग रहती है. दे आर नॉट होमोजीनियस, इसलिए अपने को कम कम रिटर्न्स मिलना चालू हो जाते हैं. दूसरा, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन. देखो वो क्या बोल रहे हैं, अब लाइन उन्होंने एक दो वर्ड दे दिए हैं, एक्चुअली पूरा एक्सप्लेन करना चाहिए था. वो क्या बोल रहे हैं बैकग्राउंड में कि आपको जो आपकी मशीन है उस पर लेबर जैसे जैसे बढ़ाते जा रहे हो उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कम हो रही है. तो आप एक काम करो, जो काम मशीन कर रही थी वो काम एडिशनल आए हुए लेबर से करवा लो. जो दो लेबर सोए हुए थे आखिरी में, उनसे मशीन जो काम कर रही है वो करवा लो. पर ऐसा बोले नहीं हो सकता. मशीन का काम मशीन ही कर सकती है, लेबर का काम लेबर ही कर सकता है. दैट इज इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन. समझा क्या बोल रहे हैं अभी वो. एंड द कॉम्बिनेशन बिकम्स रॉन्ग. मतलब आइडियल प्रोपोर्शन मेरे लिए ऐसा था, एक मशीन और 4 लेबर, 1:4. बट जैसे जैसे मैं वेरिएबल को बढ़ाते जाता हूँ वैसे वैसे प्रोपोर्शन क्या होते गया, 1:6, 1:7. मशीन को बढ़ाया क्या, नहीं. तो ये प्रोपोर्शन, आइडियल प्रोपोर्शन खराब होते गया, रॉन्ग कॉम्बिनेशन होता गया, इसीलिए भी डिमिनिशिंग रिटर्न मिलते जाएंगे. ठीक है, क्लियर है क्या पक्का सबको. ठीक है. क्यों इंपॉर्टेंट है भाई ये, क्यों अपने को दिया है पढ़ने के लिए, बिकॉज द लॉ इज यूजफुल फॉर द फर्म और प्रोड्यूसर फॉर डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग द आउटपुट. मैंने कितना आउटपुट बनाना है ये मेरे को इससे समझता है. अच्छा, बिना पढ़े यहाँ पर देख करके बताओ, आपको क्या लगता है अपन ने फर्स्ट स्टेज में प्रोडक्शन करना चाहिए, सेकेंड में या थर्ड में. पढ़ा हुआ है सबका, नहीं पढ़ा. अच्छा, रीजन बताओ. ठीक है, दोनों. अच्छा, फर्स्ट और थर्ड में क्यों नहीं करना है, थर्ड में पहले तो क्यों नहीं करना है, क्योंकि उसमें तो भाई जो एडिशनल लेबर आ रहे हैं वो निगेटिव ला रहे हैं, तो वो तो सीधी सीधी बात है. फर्स्ट में क्या होगा, अभी तक अपन फुल कैपेसिटी पे आए क्या फर्स्ट, इसमें नहीं, और अपने पास में एक्सेस कैपेसिटी है अभी, तो बढ़ते 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 सेकंड में कहीं पे तो भी अपन ने प्रोडक्शन करना चाहिए. According to this law, producer operates only in the second stage. He never chooses first stage or the third stage. अच्छा, ये लॉ के कुछ अजम्पशंस भी दिए हैं अपने को कि ये अजम्पशंस के अंडर ही ये लॉ ऑपरेट करेगा. पहला, द यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर आर होमोजीनियस. मतलब जो हम एडिशनल लेबर्स लाते जा रहे हैं वो क्या रहते हैं, होमोजीनियस रह रहे हैं, सेम रह रहे हैं. दूसरा, there is possibility to change some factors while other factors are constant. There are certain factors which are fixed. मतलब जैसे मशीन, उसको आप नहीं बढ़ा सकते, सिर्फ दूसरे फैक्टर्स को बढ़ा सकते हो जैसे लेबर. तीसरा, there is possibility to change combination of fixed and variable factor. जैसे
कुछ कुछ चीज़ों में क्या होता है, प्रपोर्शन आपको फिक्स लगता है, ठीक है। जैसे वड़ा पाव, एक वड़ा पाव के लिए क्या चाहिए अपने को, एक वड़ा चाहिए और एक पाव चाहिए। अगर दो वड़ा पाव चाहिए तो उसके लिए क्या लगेगा, सिर्फ वड़ा या सिर्फ पाव बढ़ा करके काम चलेगा क्या, दोनों भी बढ़ाना पड़ेगा ना, राइट। तो ऐसी जगहों पर ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन काम नहीं करेगा, क्योंकि वहां पर सब चीज़ों को आपको बढ़ाना पड़ेगा। उसके अगेंस्ट अगर आप सब्जी रोटी बोलो तो सिर्फ रोटी को या सिर्फ सब्जी को आप बढ़ा सकते हो थोड़ा सा खाते टाइम पर, हाँ बिल्कुल बढ़ा सकते हो, राइट। तो वहां पर ये लॉ एप्लीकेबल हो सकता है जहां पर देर इज पॉसिबिलिटी टू चेंज कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर्स। टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं है, अगर टेक्नोलॉजी में चेंज हो गया तो हो सकता है डिमिनिश होने के जगह इंक्रीज हो जाए रिटर्न्स अपने, एंड दिस इज सॉरी एंड इट इज एप्लीकेबल ओनली टू शॉर्ट पीरियड, सिर्फ शॉर्ट रन में ही क्या होता है, ये एप्लीकेबल होता है। दैट वाज अवर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। अभी जो इसका दूसरा वाला लॉ है वो कंपेरेटिवली और ज़्यादा इजी है, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। देखो यहाँ पर जो अभी अपन ने देखा था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, वो क्या बोलता था, फिक्स्ड फैक्टर एक है, सिर्फ आप किसको चेंज कर रहे हो, वेरिएबल को। एक फैक्टर को आप फिक्स रख रहे हो, सिर्फ दूसरे को ही क्या कर रहे हो, आप चेंज कर रहे हो। प्रोपोर्शन को चेंज कर रहे हैं, बट लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल क्या बोलता है कि आप अपने ऑपरेशन की स्केल को ही चेंज कर रहे हो। ऑपरेशन की स्केल चेंज करना मतलब क्या, आप सारे फैक्टर्स को क्या कर रहे हो, आप चेंज कर रहे हो, राइट। मतलब आप बढ़ा रहे हो तो मशीन भी बढ़ा रहे हो, लेबर भी बढ़ा रहे हो, सब बढ़ा रहे हो, कम कर रहे हो तो भी सब कम कर रहे हो, राइट। दैट इज लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। अब ये लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल आपको एकदम शॉर्ट में पहले बता देता हूँ, फिर धीरे धीरे एक एक चीज़ पर चलेंगे। ये क्या बोलता है, ये बोलता है इसमें बोले 3 स्टेजेस रहती है, ठीक है। एक रहती है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, एक रहती है कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, एक रहती है डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। मैंने अगर अपने इनपुट्स को डबल किया और मेरा आउटपुट उसके वजह से डबल से ज़्यादा से बढ़ गया, लेट्स से 3x हो गया, तो मैं उसको क्या बोलूँगा, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। जितना मैं इनपुट बढ़ा रहा हूँ उससे ज़्यादा क्वांटिटी में अगर मेरा आउटपुट बढ़ रहा है, ज़्यादा प्रोपोर्शन में मेरा आउटपुट बढ़ रहा है, तो इट इज़ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल क्या होता है, जितना मैंने इनपुट बढ़ाया उतना ही मेरा आउटपुट बढ़ा। इनपुट अगर मैंने 2x किया तो आउटपुट भी 2x हो रहा है। और डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल क्या है, जितना इनपुट बढ़ा है उससे कम इससे मेरा आउटपुट बढ़ रहा है। इनपुट लेट से मैंने बढ़ाया 3x, बट मेरा आउटपुट बढ़ा सिर्फ 2x, राइट। दिस इज डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। कि अगर अपन ग्राफ देखें तो इट गोज लाइक समथिंग ऐसा, पहले इंक्रीजिंग रिटर्न्स, कांस्टेंट रिटर्न एंड डिक्रीजिंग रिटर्न्स। वो बोलते हैं कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी फर्म को जनरली शुरुआत में एक्सपीरियंस होते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, फिर एक टाइम बाद होते हैं कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल और अल्टीमेटली डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, राइट। ऐसा वो होता है। अब अपन पढ़ते हैं उसको डिटेल में। It shows relation between input and output. Change in quantity of factors is called scale, but all the factors must be changed multiple times. Law of return to scale में क्या चेंज कर रहे हैं अपन, सारे फैक्टर्स साथ में चेंज कर रहे हैं, तभी अपन उसको स्केल चेंज कर रहे हैं ऐसा बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, all the factors are doubled or tripled. This is done to carry out large scale production. If all the factors are halved or changed to 1/3, it is said that production is carried out on small scale. अगर अपन ने बढ़ा दिया तो अपन ज़्यादा लेवल पर प्रोडक्शन कर रहे हैं, बट अगर कम कर दिया तो इट इज सेड दैट
वी आर प्रोड्यूसिंग एट अ स्मॉल स्केल। ये जो चेंज इन आउटपुट होता है ना, इट इज कॉल्ड रिटर्न। जितना इनपुट डाला उससे रिटर्न कितना मिला। सो लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल एक्सप्लेन्स changes in output due to changes in input. The law explains proportional change in output with respect to proportionate change in input classified in 3 stages. अब देखो ये टेबल जो है ये उन्होंने थोड़ा अलग दिया है। ये देखो यहाँ पर इनपुट्स 1 2 3 4 लैंड को एक एक करके बढ़ाया है और लेबर को क्या करके बढ़ाया है, 2 2 करके बढ़ाया है। 2 4 6 8 10 12 ऐसा किया है, ठीक है। बट हर लेवल पर सेम इसमें किया है। एक लेवल इसको बढ़ाया, इसको भी उतना ही बढ़ाया, मतलब प्रोपोर्शन बेसिकली सेम रखा है, ठीक है। अब देखो टेबल में क्या बोल रहे हैं कि यहां पर जब आप 1 + 2 ये लगा रहे थे तो आपको प्रोडक्टिविटी कितनी मिली, 4। इतना इनपुट लगा के आपको प्रोडक्टिविटी कितनी मिली, 4। अब आपने क्या किया, इसको डबल कर दिया। 1 से लेबर को 2 कर दिया, सॉरी लैंड को 1 से 2 कर दिया और लेबर को 2 से 4 कर दिया। डबल ही हुआ ना एग्जैक्टली। अरे समझ में आ रहा है क्या? ये दोनों को क्या कर दिया अपन ने, इंटू 2 कर दिया। तो मेरा जो टोटल प्रोडक्ट था वो भी आइडियली तो डबल होना चाहिए था। 4 से कितना होना चाहिए था, 8 होना चाहिए था। बट ये कितना हो गया, 10 हो गया। मतलब जितना मैंने प्रोडक्शन सॉरी इनपुट्स बढ़ाया, मेरा आउटपुट उससे ज़्यादा बढ़ गया। मतलब यहाँ पर कितना क्या मिल गया मेरे को, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, राइट। वैसे ही 1 से कंपैरिजन में यहाँ पर देखो 1 से 3 कर दिया, इसको 2 से 6 कर दिया, मतलब इंटू 3 कर दिया। तो ये 4 से इंटू 3 होके कितना होना चाहिए था, 12 होना चाहिए था। बट आ रहा कितना है, 18 टोटल में। मतलब शुरुआत में भी ये भी क्या है, अगेन इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। एक लेवल तक शुरुआत में जैसे जैसे मैं क्या करता हूँ, इनपुट्स बढ़ाता हूँ, मेरे को शुरुआत में क्या मिलता है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। फिर एक लेवल के बाद में क्या होता है, मेरे को मिलता है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। मैं ये एक प्रोपोर्शन में बढ़ा रहा हूँ, मेरे को 10 की ही एडिशनल प्रोडक्टिविटी मिली, और एक प्रोपोर्शन में बढ़ाया और सिर्फ 10 की ही प्रोडक्टिविटी मिली। यहाँ पर भी एक प्रोपोर्शन में बढ़ाया, 10 की ही प्रोडक्टिविटी मिली, ठीक है। मैं इनपुट एक प्रोपोर्शन में बढ़ा रहा हूँ, उतना ही मेरे को आउटपुट में भी मिल रहा है, ज़्यादा उससे नहीं मिल रहा। और लास्टली यहाँ पर क्या होता है, मैं जो है अपना आउटपुट बढ़ाता हूँ, बट मेरे को जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है ना, वो कम कम होते जाती है। मतलब बोलने का मतलब ये है कि जितना मैं इनपुट बढ़ाता हूँ उससे कम इससे मेरा आउटपुट बढ़ता है। उसी को उन्होंने मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के टर्म्स में बता करके दिया है, राइट। सो फ्रॉम द अबाउ टेबल, इनपुट्स आर चेंज्ड इन इक्वल क्वांटिटीज और स्केल इज चेंज्ड एट इक्वल रेट्स। Changes in output can be observed and output changes are identified from marginal returns. शुरुआत में when inputs are doubled, marginal returns more than doubled. This is increasing rate. But in the 4th and 5th, यहाँ पर 1 2 3 4 5th, यहाँ पर क्या हो रहा है, output increase in the same proportion given constant returns, and later similar changes in inputs giving diminishing returns. In the above diagram, scale or combination of inputs are presented and marginal returns on y-axis. ठीक है, as inputs are increased, first part of the curve is rising, next part is stable, and lastly further increase resulting in decreasing returns. ऐसा ये सिंपल होता है। Now ये जो अपना इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल का लॉ है, क्या बोलता है, इफ द प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन आउटपुट इज मोर देन प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन इनपुट, इट इज इंक्रीजिंग रिटर्न्स। इट मीन्स वी डबल द इनपुट्स, आउटपुट विल बी मोर देन डबल। ये होता क्यों है ऐसा? शुरुआत में जो पहली स्टेज है इंक्रीजिंग रिटर्न्स,
ये क्यों होता है कि अपन ने जितना इनपुट बढ़ाया उससे ज़्यादा अपना आउटपुट बढ़ रहा है शुरुआत में, बिकॉज ऑफ स्पेशलाइजेशन और डिवीजन ऑफ लेबर। क्या होता है शुरुआत में, पहले जैसे देखो एक ही लेबर काम कर रहा था, ठीक है, बट अपन ने और जैसे जैसे उस पर बढ़ाए ना, वैसे वैसे अब क्या होते जाता है, लोगों को थोड़ा एक्सपर्टीज आते जाता है, वो सेम काम को कम टाइम में या फिर ज़्यादा एफिशिएंसी से क्या करने लगते हैं, ज़्यादा एफिशिएंसी से करने लगते हैं, राइट, जिसके वजह से मेरा ओवरऑल कॉस्ट क्या होता है, कम कम होता है। अरे एफिशिएंसी बढ़ेगी तो भी मेरा कॉस्ट कम होगा ना, और आई कैन से कि कम इनपुट के कॉस्ट में ज़्यादा आउटपुट मिल रहा है फिर मेरे को, राइट। ये एक हो गया स्पेशलाइजेशन और डिवीजन ऑफ लेबर। दूसरा इंडिविजिबल फैक्टर्स। इंडिविजिबल फैक्टर मतलब लेट से 10 लाख रुपए की मैंने मशीनरी लगाई हुई है, कैपेसिटी कितनी है इसकी, 10,000। अभी मैं बना रहा हूं इस पर कितनी, 2000 यूनिट्स, तो मेरे को पर यूनिट कॉस्ट कितना लग रहा है, 10 लाख डिवाइडेड बाय 2000, कितना आता है वो, $500 आ रहा है, बरोबर। अब कैपेसिटी 10,000 है, अगर मैं 10,000 यूनिट बनाऊं 2000 के जगह, तो मेरे को एडिशनल और कुछ मशीन का कॉस्ट लगेगा क्या, नहीं। मेरे को अब 10,000 यूनिट में पर यूनिट कॉस्ट कितना लगेगा, 10 लाख डिवाइडेड बाय 10,000, 100। मतलब अगेन मेरा पर यूनिट कॉस्ट क्या हो गया, कम हो गया, राइट। समझ में आ रहा है क्या क्या बात कर रहे हैं अपन, वो बोल रहे हैं कि सेम इनपुट के कॉस्ट में मेरे को अब ज्यादा आउटपुट मिलेगा, राइट। इस वजह से भी इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। तीसरा डायमेंशनल इकोनॉमिक्स एंड पॉजिटिव इकोनॉमीज ऑफ स्केल। देखो वो बोलते हैं, लेट से मेरे पास ये 2 फार्म है, ठीक है, 2 अलग अलग लोगों के फार्म्स है। इस पर अगर मेरे को ट्रैक्टर लाना है ना, तो ट्रैक्टर का भाड़ा लगता है एक दिन का 10,000 रुपये। तो अब 2 अलग अलग लोगों के अगर है फार्म्स, तो मेरे को कितना ट्रैक्टर का भाड़ा लगेगा, 20,000, बरोबर। पर अगर मैंने अपना आउटपुट बढ़ा करके पूरा का पूरा ये मैंने एक ही बना लिया, तो एक ही ट्रैक्टर में पूरा हो जाएगा, कितना भाड़ा लगेगा, 10,000। अगेन कॉस्ट क्या हो गया, कम हो गया। सेम आउटपुट, ज्यादा आउटपुट मिल रहा है मतलब सेम कॉस्ट में या कम कॉस्ट में। तो जब शुरुआत में अपन ये बढ़ाते हैं, वी गेट इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। उसके अलावा वॉल्यूम डिस्काउंट, जितना ज़्यादा अपन परचेज करते हैं शुरुआत में अपने को क्या मिलते जाता है, डिस्काउंट और ज़्यादा मिलते जाता है। दैट इज देयर। दूसरा है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। शुरुआत में बहुत सारे ये सब रीजंस के वजह से क्या होता है, अपना कॉस्ट कम होता है, या इफेक्टिवली मैं बोलूँ तो इनपुट जितना डाला उससे ज़्यादा इसमें अपने को आउटपुट मिलता है, ठीक है। अब दूसरा है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। एक लिमिट के बाद में अपन और बढ़ाते गए, तो वहां पर ये जो ऊपर के बेनिफिट्स थे ना, डिवीजन ऑफ लेबर, वॉल्यूम डिस्काउंट, ये सब कम कम होने लगते हैं, ये बेनिफिट कम कम होने लगते हैं। इफ proportionate increase in output results in proportionate increase in input, same it is said that constant return to scale। तो ये सब बेनिफिट कम होते 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 अपने को क्या मिलने लग जाते हैं, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। मतलब जितना इनपुट्स डाला अपन ने उतना ही अपने को आउटपुट मिलता है। when we double the inputs, output will also double। no other specific causes for constant return, it is just an indicator of ending of increasing returns। लास्ट है अपना डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। वो क्यों होता है, वो बोलते हैं एक लेवल के बाद में अगर आप और ज़्यादा बढ़ाते गए ना अपना प्रोडक्शन, तो क्या होता है, मैनेजमेंट की दिक्कत आने लगती है। एक लेवल के बाद में एक इंसान कितना मैनेज कर पाएगा, वो सही से मैनेज नहीं कर पाता, और
उसको कॉस्ट ज़्यादा लगने लग जाती है। ह्यूमन फैक्टर की लिमिट, इंसान की भी एक लिमिट है, कितना क्या वो प्रोडक्शन करेगा, कितना क्या डिवीजन होगा। लैक ऑफ कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, 10 लोगों को मैनेज करना इजी है, 10,000 लोगों को मैनेज करना दिक्कत की बात है, हर किसी का कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन मिले ज़रूरी नहीं है। एंड शुरुआत में क्या होता है, अपन प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो अपने को डिस्काउंट मिलता है, पर एक लेवल के बाद में अगर अपन और बहुत ही ज़्यादा इनपुट्स मांगने लग जाए ना, तो उल्टा डिस्काउंट के जगह वो ज़्यादा प्राइसेस मांगते हैं अपने से लोग, राइट। इसीलिए अपने को इनपुट जितना डालते हैं उससे कम अपने को आउटपुट मिलता है। If proportionate increase less than proportionate increase in inputs, diminishing returns. Management problems and diseconomies, limit to human factor, lack of cooperation and coordination, and rise of prices of input. ठीक है, समझा क्या सबको? पक्का? कैसी? पक्का? थोड़ा सा टेक्निकल है, टेक्निकल नहीं है इनफैक्ट, सिर्फ उन्होंने लिखा टेक्निकल है, 3-4 चीज़ें, बेस पॉइंट वही है। अगर इनपुट जितना डाला उससे ज़्यादा आउटपुट मिला तो इंक्रीजिंग रिटर्न, सेम मिला तो कांस्टेंट, और अदरवाइज डिक्रीजिंग रिटर्न्स। जैसे जैसे अपन आउटपुट बढ़ाते जाते हैं, मतलब जितना अपना प्रोडक्शन बढ़ाते जाते हैं, शुरुआत में क्या मिलता है? शुरुआत में इंक्रीजिंग रिटर्न, फिर कांस्टेंट, और फिर आखिरी में डिक्रीजिंग रिटर्न्स। ओके, लास्ट में अपने को डिस्टिंक्शन दिया हुआ है, वेरिएबल, रिटर्न टू वेरिएबल फैक्टर एंड रिटर्न टू स्केल। जो दो लॉस पढ़े अपन ने, उन दोनों के बीच में ये दिया है डिस्टिंक्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ये कौन से रन में एप्लीकेबल होता है? शॉर्ट रन। और रिटर्न्स टू स्केल, लॉन्ग रन। वेरिएबल प्रोपोर्शन में ओनली वेरिएबल फैक्टर को अपन वेरी करते हैं, मशीन को एक को फिक्स रखते हैं। रिटर्न्स टू स्केल में पूरा स्केल ही चेंज कर रहे हैं, ऑल फैक्टर्स आर वेरीड। थर्ड, देयर इज चेंज इन फैक्टर प्रोपोर्शन, मतलब वहां पर एक मशीन के साथ में 2 लेबर यूज कर रहे थे पहले अपन, फिर एक मशीन के साथ में 4 लेबर, फिर एक मशीन के साथ में 6 लेबर, ऐसे प्रपोर्शन चेंज हो रहा था। बट रिटर्न्स टू स्केल में देयर इज नो चेंज इन फैक्टर रेशियो। एक लैंड प्लस 2 लेबर, इसको चेंज करना है अपने को, डबल करना है, तो 2 लैंड एंड 4 लेबर, तो proportion is same, employing 1 unit of labor, 2 units of capital, labor ratio is 1:2, labor capital ratio still remains same. Law of variable proportion में there is no change in scale, all the factors are not changed, और यहाँ पर there is change in the scale because here all the factor inputs are varied. ठीक है, ओके। ये शॉर्ट रन लॉन्ग रन अपन जो बात कर रहे हैं इतनी देर से, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन का मतलब आपको याद है क्या? पता है क्या क्या है शॉर्ट रन पीरियड और लॉन्ग रन पीरियड? शॉर्ट रन मतलब क्या, लॉन्ग रन मतलब क्या? कोई स्पेसिफिक ईयर या टाइम ऐसा रहता है क्या? पक्का? कितना शॉर्ट रन, कितना लॉन्ग रन? सब लोग अग्री करते हैं क्या इससे? सब लोग अग्री करते हैं क्या इससे? गलत। ये जो आपने बोला अकाउंट्स के लिए परफेक्ट है, इकोनॉमिक्स में
when we say short run and long run ना, तो it is not with respect to particular time. देखो अपने को कोई भी चीज बनाने के लिए फैक्टर्स लगते हैं. कौन से फैक्टर्स? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. राइट? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. अब लेट से मेरे को प्रोडक्शन बढ़ाना है, ठीक है, मेरे को डबल करना है. मैंने लैंड देखा हाथों हाथ, कल के कल बढ़ा सकता हूँ क्या? बढ़ा सकता हूँ, खरीद सकता हूँ. लेबर कल के कल मिल जाएंगे क्या? चलो ठीक है मिल जाएंगे. एंटरप्रेन्योर चलो मैं खुद ही कर रहा हूँ, कैपेसिटी बढ़ा लूंगा. बट मेरे को ये समझ में आया कि कैपिटल, मशीनरी वगैरह बढ़ाने के लिए नहीं, क्या मेरे को कम से कम 6 महीने का टाइम चाहिए. ठीक है, तो ये 6 महीने तक का टाइम जो है ना, वो हो गया मेरा शॉर्ट रन. और सिंपल ऐसा टाइम पीरियड, ऐसा टाइम पीरियड, ध्यान से सब लोग सुनेंगे, जहां पर एटलीस्ट एक भी मेरा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या रह जा रहा है? फिक्स रह जा रहा है. दैट इज माय शॉर्ट रन. और ऐसा पीरियड जहां पर मैं सारे फैक्टर्स को चेंज कर सकता हूं, वो हो जाता है मेरा लॉन्ग रन या लॉन्ग पीरियड. ठीक है, अगर मेरे को कैपिटल भी कल के कल अवेलेबल है लेट से, बट लैंड लेने के लिए 1 महीना लग रहा है, तो 1 महीने का टाइम फिर क्या हो गया मेरे लिए? शॉर्ट पीरियड हो गया. उसके आगे का पीरियड क्या हो गया? लॉन्ग पीरियड. ऐसा टाइम पीरियड जहां पर सारे फैक्टर्स मैं चेंज कर सकता हूं, दैट इज सारे के सारे चेंज कर सकता हूं, दैट इज लॉन्ग रन. पर अगर कोई एक भी फैक्टर अगर फिक्स रह जा रहा है, तो दैट पीरियड, अप टू दैट पीरियड इज व्हाट? शॉर्ट रन. Short period, it shows relationship between production and factors in the short period. In short period, all factors may not be available. So factors in the short period can be divided into two. कुछ फैक्टर्स फिक्स रह जाएंगे, मैंने बोला कोई ना कोई तो भी फिक्स रह जाएगा, तो वहां पर दो फैक्टर्स हो गए, फिक्स फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर. अब उन्होंने क्लासिफिकेशन दिया है फिक्स फैक्टर का. फैक्टर्स नॉट अवेलेबल इन द शॉर्ट पीरियड कैन बी केप्ट एज कांस्टेंट. इसको अपन चेंज नहीं कर सकते. लैंड, बिल्डिंग, मशीन जनरली. और वेरिएबल फैक्टर्स आर अवेलेबल टू चेंज इन शॉर्ट पीरियड. कैपिटल, लेबर, रॉ मटेरियल एक्सेट्रा. और लॉन्ग पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन क्या हो गया? इट इज रिलेशनशिप बिटवीन फैक्टर्स इन लॉन्ग पीरियड, ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल. Production system is guided by law of returns to scale. Classification of fixed variable is related only to short period. In the long period, all factors are variable. मतलब सारे फैक्टर्स को मैं क्या कर सकता हूं? चेंज कर सकता हूं इन द लॉन्ग रन. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट पीरियड एंड लॉन्ग पीरियड. प्रोडक्शन फंक्शन क्या है ये अपन देखते हैं कल. इसके साथ में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वगैरह चालू करते हैं इन और नेक्स्ट लेक्चर. किसी को यहां तक कोई डाउट, कोई दिक्कत? ऑनलाइन गाइस? ठीक है. थैंक यू सो मच.